हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो इस चैप्टर के बाकी सारे नोट्स भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप लोग एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं अक्षीय स्थिति क्या है। क्या होता है अक्षीय स्थिति? जब कोई बिंदु P जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष में स्थित होता है, तब इसे चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहते हैं। ये देखिए, ये कोई बिंदु हम लोग P माने हैं जिस पर कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही बिंदु P जो है वह बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष में स्थित है। जो ये बिंदु P है वह बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष में स्थित है, तो इसे ही चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका व्यंजक अक्षीय स्थिति का। तो माना NS एक दंड चुंबक है जिसका ध्रुव प्राबल्य M है। ये देखिए, NS एक दंड चुंबक मानते हैं जिसका ध्रुव प्राबल्य M1 और M2 लेते हैं। ये देखिए, M1 और M2 इसका ध्रुव प्राबल्य है तथा प्रभावी लंबाई 2L है, अर्थात इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2L। ये हो गया 2L। तथा बिंदु O से D दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो चुंबक है उनके बीच हम लोग कोई बिंदु P मानते हैं जिससे D दूरी पर ये बिंदु P स्थित है। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये होगा। अब देखते हैं आगे N ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम लोग N ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसका सूत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का B बराबर μ0/4π×m/d²। चूंकि हम लोग को N और S दोनों ध्रुव के लिए ज्ञात करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको B1 मान लिए हैं। देखिए अब आगे B1 बराबर ये हो जाएगा μ0/4π×m/, ये D की जगह चूंकि हम लोग N ध्रुव के लिए ले रहे हैं, तो ये D क्या होता है? दूरी होता है ध्रुव प्राबल्य के बीच में। तो हम लोग D दूरी किसके लिए ले रहे हैं? N ध्रुव के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर N और ये P, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमको लेना है ध्रुव प्राबल्य के रूप में, दूरी के रूप में। तो इन दोनों को यदि हम लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? N और P। तो D के जगह में हम लोग ले लेंगे NP पूरे का वर्ग। अब देखिए B1 बराबर, अब ये हम लोग NP का मान निकालेंगे यहाँ चित्र से। तो ये किस प्रकार से होगा देखते हैं। देखिए, इसको एक चित्र द्वारा समझते हैं हम लोग NP के मान किस तरह से निकालेंगे। ये देखिए, ये चित्र है, ये चुंबक लिए हैं और ये बिंदु P है, इनके बीच की दूरी कितनी है? D। और इनके दोनों, ये जो O से मूल बिंदु O से इन दोनों के बीच की दूरी 2L होता है। तो हम लोग इसको अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं L और L। तो ये हो गया। अब हम लोग को किसका मान ज्ञात करना है? NP का। तो चूंकि हम लोग यहाँ पास ONP इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, तो ONP में देखिए O और P को, इन O और P के जो बीच का दूरी रहेगा वह O और N के बीच की दूरी और N और P के दोनों के बीच की दूरी के प्लस रहेगा। अर्थात यदि ON और NP दोनों की जो दूरी को हम लोग जोड़ेंगे तो O और P की दूरी ज्ञात हो जाएगी हम लोग को। लेकिन उसी को यहाँ पर हम लोग लिखें, देखिए OP बराबर ON प्लस PN। लेकिन हम लोग को PN की दूरी ज्ञात करनी है, ये PN या NP की दूरी हम लोग को ज्ञात करनी है। तो हम लोग इसको इधर छोड़कर बाकी जो पद है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे लेफ्ट साइड में। तो ये क्या हो जाएगा? OP माइनस ON। इतना आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग को चूंकि NP का मान ज्ञात करना है, इसलिए NP का कोई दूरी तो है ही नहीं। तो अब देखिए यहाँ पास O और P दोनों के बीच की दूरी है, तो O और P के बीच की दूरी क्या है? D। तो यहाँ पास हम लोग लिख दिए D। और अब देखिए O और N, तो O और N के बीच की दूरी क्या है? L। चूंकि ये 2L था, लेकिन हम लोग इसको अलग अलग बांट देंगे तो इसका एक भाग का दूरी L हो जाएगा और इस एक भाग का दूरी L हो जाएगा। तो O और N के बीच की दूरी क्या हो गया? L। तो यहाँ पर हम लोग को NP का मान ज्ञात हो गया। NP का मान कितना आया? D माइनस L। तो देखिए NP के मान को हम लोग यहाँ पर रख दिए हैं समीकरण में। तो ये हो जाएगा B1 बराबर μ0/4π×m/, D माइनस L पूरे का वर्ग, और इसको मान लेते हैं समीकरण पहला। अब देखते हैं S ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम लोग जो निकाले हैं वो N ध्रुव के लिए था। अब देखते हैं S ध्रुव पर। तो S ध्रुव पर फिर से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। तो ये हो जाएगा B2 बराबर μ0/4π×m/d²। तो हम लोग S ध्रुव के लिए ले रहे हैं, तो ये कहाँ से कहाँ तक की दूरी हो जाएगा? SP की। तो ये हो जाएगा B2 बराबर μ0/4π×m/, S × P पूरे का वर्ग। अर्थात हम लोग S और P बीच की दूरी यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो अब देखिए इसका दूरी हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, चित्र से समझते हैं। ये देखिए, ये जो चित्र है इसमें से अब हम लोग को S और P
यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम लोग को ज्ञात करनी है। तो ये यहाँ पर हम लोग एन वाले पार्ट को नहीं लेंगे, अर्थात ये ओ से लेकर एन तक का जो पार्ट है उस भाग को हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ से देखिए, यदि हम लोग को एस और पी का मान ज्ञात करना है तो एस और पी का जो दूरी है वह एस से लेकर ओ तक की दूरी और ओ से लेकर पी तक की दूरी को यदि जोड़ दें तो एस और पी की दूरी उतना ही प्राप्त होगा। देखिए एस पी बराबर होगा एस ओ प्लस ओ पी, अर्थात एस से ओ तक की दूरी और ओ से पी तक की दूरी दोनों का प्लस पॉइंट है एस और पी के बीच की दूरी। तो एस और पी बराबर, अब देखिए एस ओ का मान के बीच की दूरी हमको पता है एल है, तो ये हो जाएगा एल। हम लोग इसको आगे पीछे करके लिख दें, चूँकि ये प्लस में है तो हम लोग इसको आगे पीछे कर सकते हैं। और देखिए ओ और पी के बीच की दूरी, तो ओ और पी के बीच की दूरी कितना है डी, तो ये हो गया डी, तो डी प्लस एल। तो एस पी का मान हम लोग को पता चल गया कि ये होता है डी प्लस एल, तो इसको हम लोग समीकरण में रख देते हैं। देखिए B2 बराबर ये हो गया μ0/4 पाई इंटू एम अपॉन में डी प्लस एल का स्क्वायर। अब देखते हैं आगे, देखिए चित्र से, देखिए हम लोग एन दिशा के लिए एन ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं और बी ध्रुव पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं वह एक ही रेखा में प्राप्त हुई है, लेकिन जो B1 की तीव्रता है वह सीधी दिशा में जा रही है, लेकिन B2 की जो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वो उल्टी दिशा में जा रही है। तो उसी को यहाँ पर लिखना है कि चूंकि B1 व B2 एक ही रेखा में स्थित है किंतु B2 विपरीत दिशा में है, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता B बराबर ये हो जाएगा B1 प्लस B2, लेकिन B2 जो है वह विपरीत दिशा में जा रहा है तो ये माइनस में हो जाएगा और प्लस और माइनस का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा B1 माइनस में B2। अब देखिए यहाँ पर हम लोग B1 और B2 का मान रख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो B1 का मान क्या है, μ0/4 पाई इंटू एम अपॉन में डी माइनस एल का स्क्वायर, और माइनस B का मान क्या है, B2 का मान क्या है, μ0/4 पाई इंटू एम अपॉन में डी प्लस एल पूरे का स्क्वायर। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर अब दोनों पद में हम लोग कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, μ0/4 पाई और μ0/4 पाई दोनों पद में है तो ये कॉमन निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोनों पद में m भी है तो m को भी हम लोग यहाँ पर उभयनिष्ठ निकाल लिए हैं। अब अंदर में क्या बचेगा, 1/d माइनस एल का स्क्वायर और माइनस का माइनस, और इस पद में क्या बचा है 1/d प्लस एल का स्क्वायर। अब देखते हैं आगे, ये तो इतना ही रहेगा कि μ0/4 पाई इंटू एम। अब इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर सकते हैं। देखिए तो ये वाला जो पद है ये ऊपर चला जाएगा, ये भी इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये आपस में गुणा हो जाएंगे। तो d प्लस एल स्क्वायर ये ऊपर में चला गया, माइनस d माइनस एल स्क्वायर ये इसके ऊपर में चला गया, और d माइनस एल स्क्वायर इंटू डी प्लस एल स्क्वायर, ये देखिए ये हो गया। अब इसको आगे हल करते हैं तो ये सामने का पद सेम रहेगा μ0/4 पाई इंटू एम। अब कोष्टक लेते हैं, तो अब देखिए ये d प्लस एल का स्क्वायर, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, इसका a प्लस बी पूरे का वर्ग है, इसका सूत्र है, तो इसको उसी सूत्र के हिसाब से हम इसको तोड़ेंगे। तो d का वर्ग प्लस एल का वर्ग प्लस 2LD और माइनस का माइनस, और माइनस के बाद हम लोग कोष्टक लगा लेते हैं। अब देखिए ये माइनस वाला सूत्र यहाँ पर लगेगा कि a माइनस बी पूरे का वर्ग, तो यहाँ इस सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा d का वर्ग प्लस एल का वर्ग माइनस 2DL, और नीचे में क्या है d माइनस एल और d प्लस एल। देखिए दोनों में वर्ग है तो हम लोग पूरे का वर्ग लिख सकते हैं इसको, अर्थात ये कोष्टक करके हम लोग इस दोनों को वर्ग कर सकते हैं। तो ये वही है कि यदि हम लोग कोष्टक को हटाएंगे तो ये दोनों के लिए वर्ग होगा। अब आगे देखते हैं μ0/4 पाई इंटू एम, और यहाँ पर देखिए यदि हम लोग ये कोष्टक जो लगाए थे माइनस के बाद उसको यदि हम लोग हटा देंगे तो अंदर चिन्ह का गुणा हो जाएगा, तो ये होगा d का वर्ग प्लस एल का वर्ग प्लस 2DL माइनस, ये देखिए ये जो प्लस में है ये माइनस में जाएगा d का वर्ग, और ये प्लस में है वो माइनस के साथ गुणा होकर माइनस हो जाएगा l का वर्ग, और ये माइनस आपस में गुणा होकर प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2DL। और नीचे में क्या बचा है d का वर्ग माइनस एल का वर्ग और पूरे का वर्ग। अब देखिए ये वाले पद से कुछ पद कट रहे हैं, ये देखिए d का वर्ग और d का वर्ग आपस में कट जाएंगे, और यहाँ से l का वर्ग आपस में कट जाएंगे। ये देखिए ये आपस में कट गए, यहाँ पर 2DL और 2DL दोनों प्लस में है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 4DL अपॉन में d का वर्ग माइनस एल का वर्ग और ये पूरे का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर d, चूंकि यहाँ पर d जो है वह बड़ा है l से, तब l का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा।
ये यहाँ पास नीचे हर में। देखिए आगे ये हो गया b बराबर म्यू 0 अपन में 4 पाई। और ये देखिए 4dl को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, अर्थात ये 4 को हम लोग 2 गुणा 2 कर सकते हैं, 2 दूना 4, और dl को dl ही लिखेंगे। और नीचे में क्या है d का वर्ग। अब l यहाँ से 0 हो गया तो ये हो गया 0 और ये पूरे का वर्ग। अब ये आगे हो जाएगा b बराबर म्यू 0 अपन में 4 पाई। इसको हम लोग थोड़ा जमा के लिख दिए हैं आगे पीछे करके, तो ये हो गया 2ml। ये देखिए 2ml और ये 2d को 2d, और नीचे में क्या बचा d का घात 4। देखिए यहाँ पास d का वर्ग है और ये भी वर्ग है, तो दोनों आपस में गुणा होकर क्या हो जाएगा 4। तो अब देखिए b बराबर ये हो जाएगा म्यू 0 अपन में 4 पाई इंटू, ये देखिए 2ml, ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो अभी हम लोग पढ़े हैं। तो 2ml इसका जो आघूर्ण है, अभी जो हम लोग अपने पिछले वाले वीडियो में इसका परिभाषा देखे थे, तो ये हो गया m कैपिटल M द्विध्रुव आघूर्ण, और इंटू में क्या बचा है 2d, और बट्टे में क्या है d का घात 4। अब यहाँ से देखिए 1d और यहाँ से 1d कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा b बराबर म्यू 0 अपॉन में 4 पाई इंटू 2m। ये देखिए 2 यहाँ पास बचा है, तो 2m अपॉन में d का घात 3। यहाँ से सिर्फ 1d कटा है, तो यहाँ पास d का घात 3 बचेगा। और यही है अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो उम्मीद करती हूँ गाइस ये आप लोग को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब में। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।